सो द टॉपिक इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वीएसई पीआर थ्योरी को लेकर के। वीएसई पीआर थ्योरी लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो है वीबीटी थ्योरी को लेकर के, जो कि आगे जितने भी हमारे केमिकल कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उन सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के साथ में चलता है। जितना भी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे, उन सभी के अंदर एक कॉन्सेप्ट तुमसे आइडेंटिफाई करवाएगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और कहा जाएगा कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो सारी चीज़ें इस वीबीटी पर ही काम करती हैं। तो व्हाट इज़ वीबीटी? सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वीबीटी है क्या, वीबीटी किसे कहा जा रहा है। तो वीबीटी के अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने कुछ पोस्टुलेट्स हैं। उन पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसीडर करके चलता है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई हमारे पास कि ये जो वीबीटी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड होगा। देखो, दो तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से बातें तुम लोग समझ गए होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम तब बात करते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर एटम की हम बात कर रहे हों। सिंगल एटम की जब हम बात करेंगे तो उसका ऑर्बिटल इज नोन एज द एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी मॉलिक्यूल को लेकर के, तो जो उसका ऑर्बिटल होगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl का, मैंने मॉलिक्यूल लिया H2O का, तो ये कंसिडरेशन देते हैं किसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो जितने भी वीबीटी है, जो भी पोस्टुलेट्स हैं वीबीटी थ्योरी के, वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं अपॉन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जनरेशन हमें देखने के लिए मिलेगी, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन किस तरीके से देंगे। उसके बाद एक नाम आता है ईसी, इफेक्टिव चार्ज हम कह सकते हैं इसको। ईसी जो होता है वो एक इफेक्टिव चार्ज है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। उसके बाद उनमें वेरिएशन आते हैं और कुछ सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल काम करते हैं। ये तीन चार चीज़ें हैं जो वीबीटी के पहले पोस्टुलेट को डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी वीबीटी, फर्स्ट पोस्टुलेट इज बेस्ड अपॉन दी नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको हर मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें हर एलिमेंट का जो इफेक्टिव चार्ज होता है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो हमें मालूम होना चाहिए कि ओवरलैपिंग किस तरीके से करने वाली है। तो ये जो ओवरलैपिंग वर्ड आ रहा है, ओवरलैप वर्ड आ रहा है, अब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है ओवरलैपिंग को कंसीडर करते हुए। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। जब ओवरलैपिंग चलती है तो कहीं कहीं पर सुपरपोजिशन भी पाया जाता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग इस तरीके से करना कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर डोमिनेंट हो जाए, उसको हम सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ एक अज्यूम करके चलते हैं कंडीशन को कि लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हमने H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को कंसीडर किया, विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ, और सबसे कम शेल वाला ये एलिमेंट है जिसके अंदर केवल एक ही शेल प्रेजेंट है। तो हमने उसका एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखी, H2 मॉलिक्यूल। हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है हाइड्रोजन के, जिनमें से एक एटम को मैंने A से और दूसरे एटम को मैंने B से रिप्रेजेंट किया, या उनकी अप्रोच जो मैं लेकर के चल रहा हूँ वो दोनों H को एक H A से रिप्रेजेंट कर दूँ, एक H B से रिप्रेजेंट कर दूँ। दोनों के पास अपने कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या पाए जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। पहला एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने Na से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने Nb से रिप्रेजेंट कर लिया। एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का मतलब है मैंने इनके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया। तो N स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियस, तो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम A, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम B। इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट अगर करना हो तो मैं दिखाऊंगा EA और EB से, कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम हाइड्रोजन A और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, इन दोनों को, हाइड्रोजन एटम A और हाइड्रोजन एटम B को मैं एक लार्ज डिस्टेंस पर रख रहा हूँ, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर या काफ़ी दूर डिस्टेंस पर, ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन देखने के लिए ना मिले, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई शेयरिंग ना कर पाएँ। शेयरिंग ना कर पाएँ मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग ना कर पाएँ। मैं ये एक कंसिडरेशन यहाँ लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे ऐसा प्लेस करना है इन दोनों को कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग ना करें, यानी देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन देम।
तब ये दोनों के दोनों एटम्स जो होंगे एक दूसरे के साथ एक या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स के साथ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जब हम इनको ऐसी डिस्टेंस पर रख रहे हैं जो कि बहुत लार्ज डिस्टेंस है, उस केस में इन दोनों एटम्स को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा या एक दूसरे को रिपेल करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एटम के ऊपर कि वो जो एटम्स हैं वो अट्रैक्टिव नेचर पे आ रहे हैं या फिर रिपल्सिव नेचर पर आ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली वो दोनों के तो जो दोनों एटम्स हैं, दोनों एटम जब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के साथ काम करेंगे, जब दोनों वो एक साथ ऑपरेट होंगे, तो उस केस में इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए। तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर किसी एक एटम ए की मैंने बात करी है, जिसका मैंने पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर्टिकुलर शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एटम ए के लिए है, तो न्यूक्लियस ऑफ ए हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एटम ए के लिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए हो गए। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए होंगे। ऐसे ही एटम बी के भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। अगर मैं बात करूँ इसमें डोमिनेंट नेचर को लेकर के कि जो अट्रैक्शन होगा वो किसकी तरफ ज़्यादा पाया जाएगा, तो अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा पाया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस इज डोमिनेंट ओवर द इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात हो गई जब हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम एटम देखा कि मैंने एटम ए लिया तो उसका न्यूक्लियस, एटम ए लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज लाऊं कि न्यूक्लियस ऑफ ए काम करूं और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी काम करूं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं देखता हूं, तो उस केस में ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, बेसिक कॉमन कंसीडर होने वाली चीज़ें हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एटम की जब मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन एटम की जब मैं बात करता हूँ, उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास एक और एटम है दैट इज़ लिथियम सपोज, तो मैंने यहाँ लिया ये 1s2 देन 2s1। अब मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियस हो और हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन हो, इसी का न्यूक्लियस इसी का इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग काम करेगा। लेकिन अगर मैं चेंज लाता हूँ कि न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो और इलेक्ट्रॉन लिथियम के हों, तो ये दोनों एटम अलग अलग हो गए, डिफरेंट एटम्स हो गए, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एज कंपेयर टू दी सेम एटम के बीच में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा।